हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज यहाँ पे हम लोग जो त्रैमासिक परीक्षा है जो कि आपकी 12 सितंबर से होने वाली है, उसके लिए एकदम यहाँ पे बहुकाल प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में आने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर एमपी बोर्ड से हैं तो आपके लिए ये वीडियो स्पेशल है, क्योंकि आपका जो एमपी बोर्ड का त्रैमासिक परीक्षा है वो जो है काफ़ी पास है, नज़दीक है। ठीक है, तो आपको कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है हम इस वीडियो में बात करेंगे उसकी। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए आपका बिना टाइम गवाते हुए हम शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। ठीक है, जो साइंस का है और त्रैमासिक परीक्षा के लिए 100% महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको पढ़ने ही हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन है उसको साफ़ क्यों किया जाता है। ठीक है, जो वायु होती है उसमें जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम साफ़ क्यों करते हैं। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो आपको हम इससे पहले बताना चाहेंगे कि जो हमने इसका प्रश्न वाला वीडियो है वो हमने ऑलरेडी जो हमारे यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल पेज है वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो पहले उसे जाके देखिए, फिर यहाँ पे उत्तर आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि आपका जो 10th 12th अगर आप किसी अन्य क्लास में हैं तो आपको जो है पूरा का पूरा यहाँ पे विथ लेक्चर्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड अदर जो नोट्स हैं वो सब कुछ यहीं पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अगर आप इसी का वेट कर रहे थे तो चलिए हम लोग ये सब आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन है उसको इसलिए साफ़ किया जाता है जिससे जो इसकी ऊपरी परत है उसे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसकी परत जो है क्या हो जाए, हट जाए। ठीक है, साथ ही जो धूल कण होते हैं जैसे कि आपने देखो छोटे छोटे बहुत सारे धूल जो है वो जो परत है उसमें जाके जम जाते हैं, जिससे आदि भी साफ़ हो जाए। ठीक है, ताकि मैग्नीशियम की जो सतह है हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आसानी से आ सके, इसीलिए जो है हम उसको साफ़ करते हैं ताकि इसमें जो धूल कण है वो साफ़ हो जाए और ये जो हवा है उससे प्रत्यक्ष संपर्क में आ जाए। अब चलिए जो विकृत गंधिता है हम बात करेंगे विकृत गंधिता की। विकृत गंधिता क्या है, किसे कहते हैं। तो जो तेल या वसा युक्त पदार्थ होते हैं, जो तेल से बने होते हैं या फिर जो वसा से बने होते हैं, वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो उपचयित होते हैं। उपचयित मतलब अभिक्रिया कर लेते हैं, उपचयित होकर अपना स्वाद या गंध बदल देते हैं। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा तेली पदार्थ जो है 1 या 2 दिन या 1 हफ्ता रखने के बाद वो जो है अपना जो है अलग एक गंध देते हैं। ठीक है, तो इसमें यही कहता है कि अपना स्वाद एवं गंध को बदल देते हैं, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। प्रश्न तीसरा आपका क्या कहता है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो चलिए इसका उत्तर है कि दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं। ठीक है, जो दही एवं खट्टे पदार्थ होता है उसमें क्या होता है, अम्ल होते हैं छोटे छोटे। ये पीतल से अभिक्रिया कर लेते हैं। क्या करते हैं कि जो पीतल धातु है उससे अभिक्रिया कर लेते हैं, एवं जो जिंक है या कापर है उससे ये भी जिंक और कापर से भी अभिक्रिया कर लेते हैं, तथा जो तांबे से क्रिया करते हैं। ठीक है, जिंक एवं कॉपर के साथ अभिक्रिया करते हैं और तांबे से क्रिया करके कॉपर के लवण बनाते हैं, जो कि क्या होते हैं, विषैले होते हैं, विष के रूप में वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो विषैले होते हैं, इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं कि अम्ल का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का चालक क्यों करता है। ठीक है, जो अम्ल का जलीय विलयन है वो विद्युत का चालक क्यों करता है। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं कि अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन जो क्या होता है, H+ होता है। ठीक है, तो H+ उत्पन्न होते हैं जो विद्युत का क्या करते हैं, वाहक होते हैं, मतलब विद्युत के जो है वाहक होते हैं, इस कारण वे जो है विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। जो सोडियम होता है, ठीक है, तो उसको जो है केरोसिन में हम क्यों डुबो कर रखते हैं। तो सोडियम जो है धातु वायुमंडल की नमी में अतिक्रियाशील होते हैं। जो सोडियम होता है, जो धातु होती है वो वायुमंडल की नमी में आके उससे क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है, ये फिर अतिक्रियाशील होती है। इसलिए सोडियम को केरोसिन में जो है डुबो के हम लोग रखते हैं ताकि वो जो है नमी से अभिक्रिया ना करने पाए। अब प्रश्न क्रमांक 6वां क्या है, धातु एवं अधातु में अंतर। ठीक है, हम त्रैमासिक परीक्षा के बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। तो धातु एवं अधातु क्या है। तो सबसे पहले जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं, जो अधातुएं हैं वो चमकदार नहीं होती। धातुएं आघात वर्धन तथा तन्य होती हैं, जो अधातुएं होती हैं वो आघात वर्धन तथा जो है ये जो आघात वर्धन है वो नहीं होती। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है, जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है, ये सुचालक होती है और ये कुचालक।
अब धातुएं क्या होती हैं, धातुएं जो हैं वो ठोस होती हैं, जबकि अधातुएं क्या होती हैं, गैसीय होती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्वापोषी एवं परपोषी देख लेते हैं। तो स्वापोषी क्या है, स्वापोषी पोषण तो वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी, ठीक है, जिसमें जीव रहता है, सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, वो स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। जो जीवधारी होते हैं वो सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं से कर लेते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं स्वापोषी पोषण। अब हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की कमी, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या परिणाम हो सकते हैं। तो सबसे पहला होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो है क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया क्या है, एक रोग है, एनीमिया रोग हो जाता है सबसे पहले। दूसरा क्या है कि ऑक्सीजन का परिवहन प्रभावित होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो चलती है पूरे शरीर में जाती है, उसका परिवहन जो है क्या होता है, प्रभावित होता है। अगला क्या है कि थकाल, जिसे हम थक्का कहते हैं, थकाल जन अनुभव होने लगता है। ठीक है, थकान है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, थकान जल्द अनुभव होता है। जैसे आपके शरीर में खून की कमी आएगी तो वहाँ पे जो है थकान आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। शारीरिक कमजोरी बढ़ जाती है, जो आपके शरीर की कमजोरी है वो भी बढ़ जाती है। अगला क्या है, शरीर कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है, जो आपका शरीर है वो कई प्रकार से अन्य रोगों से जकड़ जाता है। अब जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखना है अथवा वायवीय अवायवीय श्वसन। अब देखिए प्रश्न आपका दो प्रकार से पूछता है, जाइलम एवं फ्लोएम, वायवीय एवं अवायवीय। ठीक है, तो दोनों जो है क्या है, सेम है। तो जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर, जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों को पत्तियों तक परिवहन करते हैं। ठीक है, जो जाइलम है वो जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं जो खनिज है उनकी पत्तियों तक परिवहन करते हैं, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा जो निर्मित खाद्य पदार्थ है उसको वृक्ष के विभिन्न भागों तक परिवहन करते हैं। ये जो है जड़ से लेता है, जबकि ये पत्ती से लेता है। ठीक है, और पूरे शरीर में वहन करता है, ये भी पूरे जो है पत्तियों के द्वारा पूरे शरीर में परिवहन करता है। अब जाइलम जो है मृत ऊतक है, मतलब मरा हुआ, और जो फ्लोएम है वो जीवित ऊतक है, मतलब जीता हुआ। इनमें संवहन नलिकाएं होती हैं, इनमें चालनी नलिकाएं होती हैं। इनकी भित्ति मोटी होती है, ठीक है, और इनकी भित्ति पतली होती है। अब वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में देखते हैं अंतर। ठीक है, उसका जो अथवा है कि वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो वायवीय श्वसन जो है यह क्या है, वायवीय श्वसन जो आपका है यह श्वसन वायु, ठीक है, वायु जिसे वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जबकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अगला क्या है, यह क्रिया जो है कोशिका द्रव्य एवं माइटोकांड्रिया में घटित होती है। ठीक है, जो वायवीय श्वसन है वो क्रिया माइटोकांड्रिया एवं जो घटित है एवं पूर्ण होती है। यह क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में घटित होती है एवं पूर्ण होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है। ठीक है, जो ये क्रिया होती है वायवीय की, इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, जबकि इस क्रिया में अपूर्ण उपचयन होता है, मतलब अधूरा होता है, और इसमें पूरा होता है। इस श्वसन में बहुत अधिक ऊर्जा मोचित होती है। ठीक है, जो ये श्वसन है वायवीय श्वसन, इसमें ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा मोचित होती है, जबकि इसमें जो है अपेक्षा बहुत कम होती है। अब परागण क्या है, तो पुष्प के पराग कोश से पराग कणों को वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया जो है क्या कहलाती है, परागण। ठीक है, जो पुष्प के पराग कोश हैं वहाँ से पराग कणों को वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करना परागण है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो संतुलित रासायनिकरण, जिस रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक हैं एवं जो उत्पाद हैं उनका जो कुल द्रव्यमान कैसा हो, समान हो, अर्थात जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया के पहले एवं जो उसके पश्चात हो, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है क्या हो गई, परिभाषा हो गई। चलिए हम इसको आवश्यक क्यों है संतुलित करना, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसका पालन करने के लिए जो है हमें संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी देखते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ साथ जो ऊष्मा भी निकलती है, ठीक है, ऊष्मा निकलती है, हम उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हम लोग उदाहरण देख लेंगे, CH4 + 2O2 CO2 2H2O + ऊर्जा। ठीक है, तो ये जो है इसका सूत्र है।
चलिए अगला देखते हैं ऊष्मा शोषी शोष अभिक्रिया। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण मतलब निकलना, नहीं, ठीक है, अवशोषण होता है ऊष्मा क्षेपी में जो है, ठीक है, ऊष्मा क्षेपी में निकलती है और इसमें जो है अवशोषण होता है उसका, ठीक है, तो वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। चलिए यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, CaO प्लस H2O, ठीक है, ये तीर है आपकी, Ca प्लस OH2 और प्लस ऊष्मा, ठीक है, ये आपका जो है सूत्र है। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 3 उपयोग लिखिए अथवा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण सहित लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका काम में आती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस चूने की जैसा शायद होता है, ठीक है, जब आपकी हड्डियाँ टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए जो है हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। दांत लगाने के लिए भी, सांचे बनाने में जो है इसी का प्रयोग किया जाता है। मूर्तियाँ, खिलौने, चार्म, सजावटी नमूने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। चलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया देख लेते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। इसका उदाहरण है ये HCl जो कि अम्ल है, NaOH जो कि अम्ल है, NaCl जो कि लवण है, H2O जो कि जल है। अब अम्ल एवं क्षार में अंतर लिखिए अथवा विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखिए। तो अम्ल एवं क्षार में हम लोग अंतर देख लेते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, जैसे नींबू हो गया, और जो क्षार जो है क्या होता है, स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे निरमा हो गया, ठीक है। अम्ल का जो pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है, जबकि क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। अब ये जो लिटमस है वो लाल पत्र को ठीक है, पत्र को नीले से लाल कर देते हैं, लिटमस पत्र को नीला से लाल कर देते हैं, जबकि ये लिटमस पत्र जो है लाल से नीला कर देते हैं। ये जली विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है, और ये जली विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ठीक है। इसका चलिए अथवा देख लेते हैं कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं 2 उपयोग। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सूत्र क्या है इसका कि CaOHCl2। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है, कागज एवं कपड़ों के विरंजक में, कीटाणुनाशक के रूप में। चलिए अगला देख लेते हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। जो अवतल दर्पण है उसके मुख्य फोकस की दूरी क्या है। तो किसी अवतल दर्पण के समक्ष मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण किसी किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे F द्वारा परिभाषित करते हैं, ठीक है। जो किसी अवतल दर्पण के समक्ष मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो परावर्तन होकर जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित किया जाता है। अभी आपका सवाल आ गया कि एक गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है जिसको हम किससे दर्शाते हैं, R से, तो वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। और इसकी फोकस दूरी क्या होगी हमें ज्ञात करना है। जो F है वो हमें ज्ञात करना है, F हमें नहीं पता है, ठीक है, फोकस दूरी। तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम जो है F को क्या कर देंगे, R से, R यहाँ पे कितना है, 20 है, तो R/2, तो 2 का हम भाग करेंगे तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि आवर्धन को परिभाषित कीजिए। आवर्धन क्या है, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। जो प्रतिबिंब की लंबाई है तथा वस्तु की लंबाई है उसके अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब इसे हम कैसे दर्शाते हैं, तो m बराबर जो यहाँ पे L है प्रतिबिंब है और वस्तु है वस्तु की लंबाई, ठीक है, तो हम इससे जो है दर्शाते हैं। अब अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग। तो सबसे पहले हजामत बनाने के शीशे के रूप में, जो हजामत का शीशा होता है उसको बनाने के रूप में, आँख, नाक, कान एवं गले में सूक्ष्म निरीक्षण के लिए, ठीक है, जैसे कि आँख, नाक, कान में कोई कीड़ा वगैरह चला गया तो सूक्ष्म निरीक्षण के लिए। टार्च, सर्च लाइट एवं वाहनों के अग्निदीपों में, ठीक है, जो सर्च लाइट लगी रहती है या फिर जो टार्च लगी रहती है उसके आगे लगाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर भट्टियों एवं सोलर कुकर में प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने हेतु। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं, जो प्रकाश का परावर्तन है उसके नियम क्या है। तो प्रथम नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलक्षण तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। द्वितीय नियम क्या है कि आपतन कोण जो है
और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, मतलब I और बराबर R होता है, मतलब दोनों बराबर होते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है, यह पूरा का पूरा आपका त्रैमासिक परीक्षा में आएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, Ca+O, तो क्या बन गया CO2। और हाइड्रोजन को हटाना तो H2S+Br2, तो हो गया 2HBr+S, ठीक है। तो ये आपका जो है उदाहरण हो गया। अब लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो लेंस की जो क्षमता है, लेंस की एक डायप्टर क्षमता, ठीक है, तो जब किसी अभिसारी मतलब द्वितल लेंस जिसे हम कहते हैं, अभिसारी द्वितल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी हो, 1 मीटर हो, तो उसकी लेंस क्षमता एक डायप्टर होगी, अर्थात किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता उस द्वितल लेंस की क्षमता के बराबर होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। अब 12वां क्या है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी जो वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या मतलब R, ठीक है। तो R हमें पता है और F हमें नहीं पता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की आधी होती है, तो हम यहाँ पे R का भाग कर देंगे 2 से, ठीक है। अब F बराबर 32 क्या है आपका वक्रता त्रिज्या है, तो 32/2, तो आपका आ गया 16 दूनी 32, तो 16 जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो उत्तल दर्पण की आविष्ट जो फोकस दूरी है वो 16 हो गई। अब रक्तदाब क्या है, जो रक्तदाब है वो क्या है, यहाँ पे हम रक्तदाब, तो रक्त के द्वारा रक्त वाहिकाओं की भित्ति पर जो दाब डाला जाता है उसे हम रक्तदाब कहते हैं। अब एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है, जो एंजाइम है वो क्या होते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। एंजाइम के कोई 2 उदाहरण भी लिखना है। तो एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। जो एंजाइम है वो क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक होते हैं यौगिक, जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। माल्टोस के जल अपघटन को माल्टेस एंजाइम उत्प्रेरित करता है। ऐसे ही सुक्रोज में सुक्रेज स्टार्च जो कि एमाइलम में एमाइलेज तथा यूरिया पर यूरेज क्रिया करता है। अब हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, ठीक है, जो हमारा शरीर है उसमें वसा का पाचन कैसे होता है, तो हमारे शरीर में वसा का पाचन छोटी आंत में होता है, ठीक है। जो वसा का पाचन है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। लीवर द्वारा स्त्रावित पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह इम्लिसीकृत क्रिया करता है, ठीक है। एटीपी का प्रमुख कार्य क्या है, तो यह कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का संवहन एवं संचयन का कार्य करता है। जो एटीपी है उसका कार्य है कि जो कोशिकाओं के अंदर जो ऊर्जा है संवहन है उसका संचयन करना। अब संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। जिसमें 2 या 2 से अधिक जो अभिकारक होते हैं छोटे छोटे वो मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब कौन कौन से दर्पण में आपका सीधा प्रतिबिंब बन सकता है, नाम लिखिए। तो उत्तल दर्पण में हमेशा ही सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अवतल दर्पण में जब बिंब की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच होती है केवल तब सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब अपवर्तनांक किसे कहते हैं, जो अपवर्तनांक है उसे हम किसे कहते हैं, तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम के प्रकाश की जो चाल है उसके अनुपात के बराबर होता है। इस अनुपात को अपवर्तनांक अथवा जो सापेक्ष अपवर्तनांक है उसे हम कहते हैं। अब एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। एफ क्या है, 40 सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता की गणना करना है, जो लेंस की क्षमता है उसकी हमें क्या करना है, गणना करना है। तो हमें ज्ञात है कि 40 सेंटीमीटर क्या है, फोकस दूरी है एवं उत्तल लेंस की क्षमता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है क्या होती है, धनात्मक होती है। लेंस की क्षमता कितना है उसके फोकस दूरी का विलोम होता है, मतलब विपरीत होता है, अर्थात उत्तल लेंस की जो क्षमता है 2.5 डायोप्टर है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। तो इस कार्बोनिक एसिड पर क्लोरोफिल क्रिया क्लोरोफिल का बाइकार्बोनेट बनता है CO2 + H2O, तो क्या बन गया H2CO3। H2CO3 प्लस क्लोरोफिल मिला के क्या बन गया, क्लोरोफिल बायोकार्बोनेट, ठीक है। इसके पश्चात क्लोरोफिल बायोकार्बोनेट सूर्य से प्रकाश प्राप्त कर क्लोरोफिल फॉर्मेल्डिहाइड पर ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है।
अब जो पौधा है उसमें उत्सर्जन तंत्र अधिक क्यों नहीं होता है, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन मतलब किसी चीज़ का अवशोषित करना। तो जानवरों की तुलना में पौधों में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक अच्छी तरह से विकसित उत्सर्जन प्रणाली नहीं होती। जैसे जानवर जो है क्या करते हैं, अपना जो मलमूत्र है वो उत्सर्जित कर देते हैं, मतलब अवशोषित कर देते हैं। लेकिन जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने के लिए एक अच्छी तरह की कोई विकसित प्रणाली नहीं है। यह उनके शरीर विज्ञान में अंतर के कारण है। पौधे कचरे को अपनी पत्तियों एवं छाल में भी जमा सकते हैं, ठीक है। जो पौधे होते हैं वो कचरे को अपनी पत्ती एवं छाल में भी जमा सकते हैं। अब क्या आता है, रक्त एवं लसिका में अंतर। तो रक्त क्या होता है, रक्त लाल रंग का होता है और संयोजित तरल ऊतक होता है, जबकि लसिका में जो है कोई रंग नहीं होता, मतलब रंगहीन होता है, और ये संयोजित तरल ऊतक होता है। इसमें अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं, रक्त में अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं, और जबकि लसिका में कम प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। जो लसिका होती है उसमें कम प्रोटीन पाए जाते हैं। तीसरा क्या है कि इसमें जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं वो होती हैं, ठीक है, जिसे हम RBC कहते हैं, ठीक है, RBC। इसमें लाल रक्त कणिकाएँ नहीं होती, ठीक है। जो दूसरा है लसिका उसमें लाल रक्त कणिकाएँ नहीं होती। इसमें उत्सर्जी पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसमें उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो मुंह में स्थित जो लार है वो ग्रंथियों से लार निकाल कर चबाए हुए भोजन में मिलकर इसे चिकना तथा लसलसा बना देती है, ठीक है। जब लार भोजन में मिलता है तो जो हमारा भोजन है उसको चिकना बना देता है एवं लसलसा, जिससे यह भोजन नली में आसानी से फिसल जाता है, ठीक है। जिससे जो भोजन है हमारा वो क्या होता है, आसानी से नली में, चूँकि नली जो है पतली होती है तो फिसल जाता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लार में उपस्थित जो एंजाइम होते हैं वो एमाइलेज मंड के जटिल अणुओं की शर्करा में खंडित कर देती हैं, जो मंड की अपेक्षा काफ़ी सरल अणु होते हैं। इस तरह लार भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाती है। चलिए अगला देखते हैं, अम्ल एवं क्षार में 3 अंतर, ठीक है। तो ये हम जो है ऊपर देख चुके हैं, अम्ल एवं क्षार में 3 अंतर। अब दैनिक जीवन में pH का महत्व समझाइए। तो मानव शरीर में सभी शारीरिक प्रतिक्रियाएं pH 7.8 पर होती हैं। जो pH मान होता है 7.8 पर जो मानव की सभी क्रियाएं होती हैं वो होती हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि खाना खाने पर पेट में जो हाइड्रोक्लोरोफिल एसिड बनता है यह आपके पेट के pH को 1 से 3 में बदल देता है। तीसरा क्या कहता है कि अगर आपके मुंह की जो pH है वो 5.5 से नीचे चला जाता है तो हमारे दांत सड़ने लगते हैं, ठीक है। मुंह के अगर pH है वो 5.5 ही रहना चाहिए, अगर उससे नीचे गया तो मान लीजिए कि आपका जो दांत है वो सड़ने लगेगा। अब श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, पिछले साल पूछा भी था। तो श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। मंद मतलब बहुत धीमी धीमी चलने वाली एक दहन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प एवं ATP के रूप में ऊष्मा या फिर ऊर्जा कहें, ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी में क्या होती है, ऊष्मा जो है निकलती है, ठीक है, उत्सर्जित होती है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, समझाइए। तो हमने ये जो है ऊपर देख लिया है, ठीक है। जो तेल एवं वसायुक्त पदार्थ हैं वो हवा के संपर्क में आते हैं, उपचयित होकर विकृत गंधित हो जाते हैं और उनकी गंध तथा स्वाद बदल जाते हैं, अतः खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता कहा जाता है। अब धमनी और सिरा में अंतर। तो जो धमनी की दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं, मोटी होती हैं, जबकि सिरा की दीवारें कैसी होती हैं, पतली होती हैं। इसमें जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन संकीर्ण होता है, जबकि इसमें ल्यूमेन क्या होता है, चौड़ा होता है। संकीर्ण मतलब कह सकते हैं कि सकरा, और जबकि इसमें क्या होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। इसमें कपाट मतलब बाल्ब नहीं पाए जाते और इसमें बाल्ब पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं, ठीक है। तो मानव में वृषण के क्या कार्य हैं, जो मानव में वृषण होता है उसके क्या कार्य हैं। तो वृषण से शुक्राणु का निर्माण होता है, जो वृषण होता है उससे ही शुक्राणु का निर्माण होता है। यह नर लैंगिक हार्मोन उत्पन्न करता है, जो नर लैंगिक है उसका हार्मोन उत्पन्न करता है। यह लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है, जो लड़कों में यौवन अवस्था होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है या फिर नियंत्रित करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा आपका जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए 1101% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखना नहीं भूलना और अपने साथियों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलना, शेयर जरूर करना। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों या साथियों के साथ साझा जरूर करना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में थैंक्स जरूर लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।